हम जानना चाहेंगे कि ओबीसी को लेकर के जो जनगणना की मांग उठ रही है, नायब सिंह सैनी का क्या दृष्टिकोण है उस बारे में? देखिए, उसके लिए हमारा समर्थन है, कोई वो नहीं है। और हमारा उच्च स्तरीय पार्टी का नेतृत्व इसके ऊपर गंभीर मंथन कर रहा है। तो नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी आयोग बनाया। ओबीसी आयोग जब पहले 2018 के अंदर ये बिल लेकर के नरेंद्र मोदी जी आए थे 17-18 के अंदर, तब कांग्रेस ने राज्यसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर इसका विरोध किया था। पहली बार विकास अगर कहीं गया तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गया, क्योंकि कांग्रेस ने तो नॉर्थ ईस्ट को कभी इस देश के साथ जोड़ करके नहीं देखा। उसी कारण से वो विकास के मामले में पिछड़ गए थे। रजबाहे बंद तो गए, परंतु उनके अंदर आज तक पानी नहीं पहुंचा था। मेरे ख्याल से 50 साल के बाद, 40 साल के बाद पहली बार मनोहर लाल जी की सरकार में अंतिम टेल तक पानी पहुंचा है। राव इंद्रजीत को अलवर डिस्ट्रिक्ट में नहीं बुलाया जाता है, भूपेंद्र यादव को बुलाया जाता है। ये क्या समीकरण है? पार्टी का दृष्टिकोण इस बारे में क्या है? जहां जिस कार्यकर्ता की अवेलेबिलिटी की जरूरत है, जी जी, पार्टी उसको लगाती है। मैं नहीं उठा रहा, पब्लिक में उठ रहा है। मैं राजस्थान गया था इसलिए बता रहा हूँ। जी जी। नरेंद्र मोदी जी के 9-9.5 वर्ष के कार्यकालों की एक बड़ी लंबी सूची है, जो काम धरातल के ऊपर आज आम व्यक्ति चर्चा करता है। मनोहर लाल जी ने काम किए हैं, उन कामों को अगर हम चर्चा करें, मेरे ख्याल से हमारा पन्ने प्रमुख के आगे कांग्रेस का बड़ा नेता, चाहे राहुल गांधी बैठ जाए, चाहे राहुल गांधी भी बैठ जाए, मेरे पन्ना प्रमुख के आगे वो भी टिक नहीं पाएगा, जितने काम नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी ने किए हैं। दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हो एनजेपी हरियाणा। आज हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नायब सैनी जी। आज नायब सैनी जी से विभिन्न मुद्दों पर बात करेंगे। इनका व्यस्त टाइम है, बहुत कम समय लेंगे। नायब साहब, सीधा बिना भूमिका के सवालों पर आते हैं। इन दिनों ओबीसी का मुद्दा सबसे ज़्यादा चर्चा में है। आपके बारे में भी चर्चा है कि भाजपा ओबीसी के कारण आपको लेकर आई है। तो ओबीसी और जनगणना पर आपका दृष्टिकोण पहले विवादित सा तो सामने आया है, स्पष्ट दृष्टिकोण सामने नहीं आया। हम जानना चाहेंगे कि ओबीसी को लेकर के जो जनगणना की मांग उठ रही है, नायब सिंह सैनी का क्या दृष्टिकोण है उस बारे में? देखिए, उसके लिए हमारा समर्थन है, कोई वो नहीं है। और हमारा उच्च स्तरीय पार्टी का नेतृत्व इसके ऊपर गंभीर मंथन कर रहा है। और ये नरेंद्र मोदी की ही सरकार है जिसने ओबीसी समाज को इतना बड़ा सम्मान दिया। कांग्रेस लगातार ओबीसी के साथ खिलवाड़ करती रही। ओबीसी को कांग्रेस ने आज तक सम्मान नहीं दिया। ओबीसी को रैलियों में भीड़ बढ़ाने के लिए उपयोग किया। ओबीसी को वोट लेकर के जब उनके अधिकार की बात आई तो उनको पीछे करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। और वो हमारे ध्यान में भी हैं। काका कालेलकर की रिपोर्ट से लेकर के मंडल कमीशन की रिपोर्ट, मंडल कमीशन के अंदर भी राजीव गांधी जब विपक्ष के अंदर थे, अगर आप उनकी डिबेट को सुनेंगे, 1 घंटे की डिबेट लोकसभा की है, तो उन्होंने भी इस बिल का विरोध किया था। और ये सम्मान अगर किसी ने दिया तो नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी आयोग बनाया। ओबीसी आयोग जब पहले 2018 के अंदर ये बिल लेकर के नरेंद्र मोदी जी आए थे 17-18 के अंदर, तब कांग्रेस ने राज्यसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर इसका विरोध किया था, क्योंकि हमारा लोकसभा के अंदर मैंडेट था, लोकसभा में पास हो गया। परंतु जब वो राज्यसभा के अंदर गया, कांग्रेस ने विरोध किया तो वो गिर गया वहाँ। और फिर नरेंद्र मोदी जी इसको 2019 के अंदर लेकर के आए, पहले सेशन में लेकर के आए, ओबीसी आयोग बनाया, ओबीसी को संवैधानिक शक्तियाँ दी। आज ओबीसी आयोग के बनने से नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारा ओबीसी वर्ग है, ओबीसी वर्ग के बच्चे आज सैनिक स्कूल में, नवोदय विद्यालय में, केंद्रीय विद्यालय में, एमबीबीएस के अंदर और एमबीबीएस एमडी के अंदर आज 27% का आरक्षण वो नरेंद्र मोदी जी ने इस आयोग के कारण हुआ। उसको संवैधानिक शक्तियां दी गई। और उसके कारण, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने और क्या काम किया। नरेंद्र मोदी जी ने जो जर्नल के अंदर भी आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति था, उस व्यक्ति को
10% का आरक्षण दे करके एजुकेशन के अंदर, तो वो भी इकोनॉमी वीकर सेक्शन का जो, हाँ, उसके अंदर शामिल हो सके, वो पीछे ना रहे। ये सोच अगर किसी की थी, ये नरेंद्र मोदी जी की थी, और उन्होंने सर्व समाज के लिए काम किया है, किसी एक व्यक्ति के लिए काम नहीं किया। परंतु कांग्रेस ने लगातार ओबीसी समाज का दोहन करने का काम किया है। अच्छा, आप मोदी सरकार के, आपने मोदी जी के ओबीसी को लेकर के काम बताए हैं। आप राजस्थान में खुद भी गए हैं, अलवर जिले में काफ़ी आप वहाँ पर सक्रिय भी रहे हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन 5 राज्यों को लेकर के क्या भाजपा की संभावना देख रहे हैं? कमल का फूल खिल रहा है, 5 जगह खिल रहा है। एक तरफा कमल का फूल खिल करके आएगा राजस्थान के अंदर भी, और मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ के अंदर भी, तेलंगाना में भी, और इधर जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के अंदर तो अब जब से नरेंद्र मोदी जी 2014 से बने हैं, जिस भी स्टेट के अंदर चुनाव होते हैं, क्योंकि पहली बार विकास अगर कहीं गया तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गया, क्योंकि कांग्रेस ने तो नॉर्थ ईस्ट को कभी इस देश के साथ जोड़ करके नहीं देखा, उसी कारण से वो विकास के मामले में पिछड़ गए थे। परंतु नरेंद्र मोदी जी ने सामूहिक रूप से पूरे देश का विकास किया, और उसका परिणाम है कि वहाँ नॉर्थ ईस्ट के अंदर जिस भी स्टेट के अंदर चुनाव होते हैं, चाहे 2 बार हो रहे हैं, चाहे लगातार 3 बार हो रहे हैं, तो कमल का फूल खिल रहा है, वहाँ पर भी कमल का फूल खिलेगा। मैं 40 साल से दक्षिण हरियाणा के लोगों को पानी के इंतजार करते हुए देख रहा हूँ। पानी का इंतजार, ईख पैदा होगी यहाँ पर, धान पैदा होगी यहाँ पर, ये सब्ज बाग 40 साल से दिखाया जा रहा है। मेरे देखते देखते, मेरे पहले और पत्रकार हुए होंगे, वो भी पता नहीं लिखते रहे होंगे। आखिर पानी का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा? सुप्रीम कोर्ट से क्लियर लाइन हो गई है, उसके बाद भी जो है किसकी नीयत में खोट है जिससे पानी नहीं पहुंच रहा है? पानी को लेकर के कांग्रेस ने दोहरी नीति अपनाई है जी। पंजाब में कांग्रेस की सरकार, और हमारे हरियाणा के जो राहुल गांधी के साथ बैठते थे प्रभारी कांग्रेस के, पंजाब के अंदर रणदीप सिंह सुरजेवाला साहब, जब वो पंजाब के अंदर जाते हैं तो पंजाब में जाकर के बोलते हैं कि 1 बूंद पानी हरियाणा को नहीं देंगे। हरियाणा के अंदर आते हैं, राजनीति उन्होंने करनी है कि हम SYL का पानी लेकर के आएंगे। ये दोहरी नीति कांग्रेस की रही है, और सेम ढर्रे के ऊपर आम आदमी पार्टी भी चल रही है। हम उस पानी के ऊपर, जिसके ऊपर हरियाणा का हक है, उस पानी की हम मांग कर रहे हैं। और ये जब पार्टीशन के अंदर हमारे हिस्से में जितना पानी आया था, उस पानी की हम बात कर रहे हैं। हम ज़्यादा पानी नहीं मांग रहे, जो हमारे हिस्से का पानी 1.8 मिलियन एकड़ फीट जो हमको मिल रहा है, उसी पानी की हम बात कर रहे हैं कि वो पानी हमें मिले। हमारे मैं इस सवाल को ही कंटिन्यू कर रहा हूँ थोड़ा सा, नायब साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, इसी सवाल को कंटिन्यू कर रहा है। जो पानी आना था वो 3.8 मिलियन एकड़ फीट है, जो पानी कंटिन्यू हमको मिल रहा है 1.8 मिलियन एकड़ फीट है। पानी के पंजाब के बंटवारे को छोड़ दीजिए, जो अवेलेबल पानी है जो हमको मिल रहा है, उसका हिस्सा दक्षिण हरियाणा को नहीं मिल पा रहा है अब तक। उत्तरी हरियाणा के देखोगे, फतेहाबाद, सिरसा, हिसार, वहाँ सारी ज़मीन जो सिंचित है नहरी पानी से 1 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा है, कहीं कहीं तो 2 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा है। रेवाड़ी में 2000 हेक्टेयर, महेंद्रगढ़ में 2000 हेक्टेयर, गुड़गांव में 2 से 4000 हेक्टेयर, ये स्थिति है। हम चाह रहे हैं आपसे, जो सवाल का जवाब चाह रहे हैं कि जो उपलब्ध पानी है, अवेलेबल पानी है, विदाउट जो डिस्प्यूट के बिना पानी हमको मिल रहा है, उसका समुचित बंटवारा क्यों नहीं हो पा रहा? उसका समुचित बंटवारा मनोहर लाल जी की सरकार के अंदर हुआ है, और अंतिम टेल तक पानी पहुंचाने का काम भी मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है। नहीं तो हमारे जो ये रजबाहे बने हैं, रजबाहे बन तो गए, परंतु उनके अंदर आज तक पानी नहीं पहुंचा था। मेरे ख्याल से 50 साल के बाद, 40 साल के बाद पहली बार मनोहर लाल जी की सरकार में अंतिम टेल तक पानी पहुंचा है। और उसका बंटवारा भी, क्योंकि पानी जो हमारा पीछे से आना है, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने तो 5 स्टेटों के साथ मिलकर के उसके अंदर पहल की है, उसका बजट भी दिया है। जो हमारा किशौ है, जो हमारा किशौ बांध है, ये, और रेणुका जी बांध है, उसका सारा का सारा पानी लेकर के इधर लाने का जो विषय है, उसके अंदर राजस्थान, पंजाब, दिल्ली और हरियाणा, ये 5 स्टेट, कुछ उत्तर प्रदेश का भी कुछ भाग उसके अंदर शामिल है। ये सारा का सारा पानी जो ऊपर से वेस्ट होकर के गंगा में पानी चला जाता है, यमुना में चला जाता है, वो पानी हमारे किसान को मिले,
ताकि उसकी पैदावार बढ़े, उसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी काम छोटे-छोटे कर दो रहे क्वेश्चन और हैं है। और जी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उसके अंदर पहल की है, उसकी डीपीआर भी तैयार हो गई है और उसको लेकर के आदरणीय मुख्यमंत्री जी बड़े गंभीरता से काम कर रहे हैं। शुरुआत हो रही थी उपयोगिता से, नेताओं की उपयोगिता से। जब हम राजस्थान में देखते हैं तो भूपेंद्र यादव आते हैं, दूसरे नेता दिल्ली से आते हैं, जो कैडर से जुड़े लीडर्स हैं वो सारे लगभग जो है राजस्थान में सक्रिय हैं। थोड़ी देर पहले आप राव इंद्रजीत की तारीफ करके आए हैं, मैं पीसी में उपलब्ध नहीं था, मैं राजस्थान गया हुआ था। राव इंद्रजीत को अलवर डिस्ट्रिक्ट में नहीं बुलाया जाता है, भूपेंद्र यादव को बुलाया जाता है। ये क्या समीकरण है, पार्टी का दृष्टिकोण इस बारे में क्या है? जहाँ जिस कार्यकर्ता की एबिलिटी की जरूरत है जी जी, पार्टी उसको लगाती है। मैं नहीं उठा रहा, पब्लिक में उठ रहा है, मैं राजस्थान गया था इसलिए बता रहा हूँ। जी जी। अब मेरी ड्यूटी दक्षिण अलवर में लगाई, मैं वहाँ पर गया और जब मेरा अनाउंसमेंट प्रदेश अध्यक्ष की होगी मैं वापस आ गया, मेरी जगह पर दूसरा कार्यकर्ता लगा दिया। किसकी उपयोगिता है ये पार्टी देखती है। नायब साहब का एक स्पष्ट विजन पार्टी के लिए, कोई भी फुटप्रिंट छोड़ना चाहता है, चाहे आपसे पूर्ववर्ती रहे, धनखड़ रहे, उससे पहले रहे, सब कुछ ना कुछ नायब साहब का एक स्पष्ट विजन संगठन को लेकर के मेरे मन में ये है, ये दृष्टिकोण है मेरा, मैं इसमें संगठन में ये नया करना चाहता हूँ। देखिए हमारा संगठन बहुत बड़ा संगठन है, पन्ना प्रमुख से लेकर के हमारा प्रदेश स्तर तक मजबूती से लाखों की संख्या में मजबूत कार्यकर्ता हमारे बैठे हैं। पन्ना के ऊपर भी हमारा ऐसा कार्यकर्ता बैठा है कि जो कांग्रेस का अगर बड़ा नेता उसके साथ डिबेट करना चाहे तो मेरे ख्याल से हमारे पन्ना प्रमुख के कार्यकर्ता के आगे रुक नहीं पाएगा, क्योंकि सरकार ने इतने काम किए हैं। नरेंद्र मोदी जी के 9-9.5 वर्ष के कार्यकालों की एक बड़ी लंबी सूची है, जो काम धरातल के ऊपर आज आम व्यक्ति चर्चा करता है। मनोहर लाल जी ने काम किए हैं, उन कामों को अगर हम चर्चा करें, मेरे ख्याल से हमारा पन्ने प्रमुख के आगे कांग्रेस का बड़ा नेता, चाहे राहुल गांधी बैठ जाए, चाहे राहुल गांधी भी बैठ जाए, मेरे पन्ना प्रमुख के आगे वो भी टिक नहीं पाएगा जितने काम नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी ने किए हैं। और इन कामों के बल के ऊपर हम घर घर के अंदर जाने, इन कामों के बल के ऊपर गुरुग्राम, फरीदाबाद नगर निगम जो चुनाव हैं वो पेंडिंग लंबे समय से चले आ रहे हैं। इन कामों के बल पर पार्टी मैदान में क्यों नहीं उतर पा रही है? सरकार की देखिए पूर्ण तैयारी है, सरकार चुनाव से कभी भी ना पीछे हटी है ना हटेगी। कई बीच में लोग हैं, सरकार इलेक्शन के लिए तैयार रहती है, परंतु कोई ना कोई विपक्ष का जा करके कोर्ट का दरवाजा खटखटा देता है कि मेरी यहाँ पर जो इसकी वार्डबंदी हुई है ठीक नहीं हुई है या वो नहीं हुआ, उसके कारण से थोड़ा पेंडिंग आता है। और जो ही वहाँ के फैसले दुरुस्त होंगे, सरकार की तैयारी है और फैसले। नायब सैनी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने एनजेपी हरियाणा को समय दिया, आपका बहुत धन्यवाद।